गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। यहाँ हम लोग फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखने में आया है वही कंसेप्ट यहाँ पर भी आएगा। फ्रुक्टोज का जब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इसमें 6 कार्बन एटम है और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 आया। यानी ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, फ्रुक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। इसका मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इन्हें फंक्शनल आइसोमर कहा जाता है, क्योंकि ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप था और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। अल्डिहाइड होने की वजह से वहां फर्स्ट कार्बन एटम पर लगा था और कीटोन चूंकि चेन के बीच में आता है तो एनालिसिस से पता चला कि ये सेकंड कार्बन एटम पर है। आप एनसीईआरटी बुक भी देखे होंगे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन पढ़ना है आपको, तो उसके सारे रिएक्शन को हम लोग डिस्कस किए कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करने पर क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड से क्या हुआ, एसिटिक अनहाइड्राइड से क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर मेन इनके स्ट्रक्चर को देखना है, तो जो सिलेबस में उसी वाले पार्ट पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले इसके ओपन स्ट्रक्चर को लिखते हैं। तो ओपन स्ट्रक्चर में इसका 6 कार्बन एटम होगा, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन एटम। सारा कंसेप्ट वही। अल्डिहाइड ग्लूकोज के केस में ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर इन राइट हैंड साइड एक्सेप्ट द थर्ड। तो यहां पर भी थर्ड कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा और बाकी सारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा। यहाँ ये OH हो गया और ये चूंकि टर्मिनल पर है तो इन्हें CH2OH कर दिए। यहाँ ये H और यहाँ सेकेंड कार्बन एटम कार्बोनिल ग्रुप होता है, यानी ये कीटोनिक हो गया और ये फिर टर्मिनल पर है तो इससे हम लोग CH2OH कर दिए। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इस जगह पर हाइड्रोजन छूटा है, यहाँ हाइड्रोजन डाल दिया। इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा हो गया, इसलिए यहाँ कुछ नहीं होगा। अब ध्यान में देना है कि ग्लूकोज में नीचे का स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। ऊपर में फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस आया है। ग्लूकोज में फर्स्ट था अल्डिहाइड और यहाँ पर सेकंड है कीटोन, तो इसलिए फर्स्ट पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। इसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम है 1 2 और 3। इसमें 3 एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जबकि ग्लूकोज के केस में 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम था। ये फ्रुक्टोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, यानी कि लीवो रोटेटरी नेचर का है, इसलिए इसके साथ में हम लोग यहाँ माइनस लिखते हैं। तो माइनस फ्रुक्टोज का मतलब ये हुआ कि ये लीवो रोटेटरी नेचर का है, जबकि ग्लूकोज के केस में यहाँ पर ये प्लस लगाते थे। इसके बॉटम स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड के फॉर्म से कंपेयर करें, ग्लिसरॉल्डिहाइड याद होगा, नहीं याद है तो फिर ग्लूकोज का आपकी कॉपी में स्ट्रक्चर लिखा होगा, वहां देख लें। ग्लिसरॉल्डिहाइड का 2 फॉर्म था, एक D फॉर्म और दूसरा L फॉर्म। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे कि ये D ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से मैच करता है, इसलिए यहां पर भी D लिखा जाता है। तो कुछ लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ ये प्लस और माइनस ही इससे जुड़ा हुआ है, तब इस जगह पर आकर के क्लियर हो गया होगा। ग्लूकोज के केस में तो यहाँ प्लस था और यहाँ D था, तो कहा गया कि ये जो प्लस है वही डेक्सट्रोज है। तो फिर यहाँ तो माइनस है ना, तो अगर यहाँ माइनस वाला पार्ट यहाँ लिखा होता तो यहाँ L लिखा होता। तो अब ध्यान में रखना, ये D ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर के अनुसार से है, ये D ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ D लिखा गया। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए लीवो रोटेटरी का हुआ और यहाँ माइनस लिखा गया है और ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर है ओपन स्ट्रक्चर इनका। यहां भी एनालिसिस से पता चला कि इनका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कार्बोनिल ग्रुप के साथ में जुड़ता है। तो यहाँ कार्बोनिल ग्रुप सेकंड कार्बन एटम और 5th कार्बन एटम के अनुसार से होता है, और जब सेकंड और 5th कार्बन एटम के बीच में ऑक्साइड लिंकेज करोगे तो यहाँ ये एक नया हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा और इनके पोजीशन के अनुसार से ये अल्फा और बीटा फॉर्म में होगा। अगर ये लेफ्ट साइड में रहा तो बीटा फॉर्म और राइट साइड में रहा तो ये अल्फा फॉर्म। अब इन्हें बनाते हैं हम लोग इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर। इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर में सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे लिखेंगे हम लोग, बोर्ड पर ध्यान देना थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। पहले सारा स्ट्रक्चर जो है उसको लिख लेते हैं।
उसके बाद में जो चेंजेज आएगा उसको हम लोग करेंगे। यहाँ OH थर्ड कार्बन एटम लेफ्ट हैंड साइड में, ये कीटोनिक ग्रुप, यहाँ ये CH2OH, इस जगह पर H और ये H आ गया। चेंजेस कहाँ कहाँ पे लाना है? सेकंड और फिफ्थ के बीच में। तो ये सेकंड कार्बन एटम, तो इसको हम लोग थोड़ा अलग शिफ्ट कर देते हैं। सपोज उस CH2OH को यहां डाल दिए, यहां आ गया ये CH2OH, और इस जगह पर एक नए हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, इन्हें OH कहा गया। और इनका लिंकेज इस फिफ्थ कार्बन एटम के ऑक्साइड लिंकेज से होगा। तो अब यहां से ये ऑक्साइड लिंकेज से जुड़ गए, तो सिर्फ चेंज यहीं पर हो रहा है। अब देखो ये जो नया OH ग्रुप बना है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें कहा जाएगा बीटा D माइनस फ्रुक्टोज, बीटा D माइनस फ्रुक्टोज। और अगर इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन राइट हैंड साइड में रहा तब उन्हें अल्फा फॉर्म कहा जाएगा। तो अल्फा बनाना है तो 1 2 3 4 5, और यहां का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस बार ये CH2OH हो गया, जो ऊपर का ये पार्ट है वो, और जो नया हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है उसे हम लोग इस बार राइट साइड में डालते हैं। ये सेकंड कार्बन एटम का लिंकेज हो गया फिफ्थ कार्बन एटम से, ऑक्साइड लिंकेज। यहाँ थर्ड कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में, बाकी सभी का राइट साइड में। इन्हें CH2OH कहा जाएगा। ये H और ये H, इन्हें लिखेंगे हम लोग अल्फा D माइनस फ्रुक्टोज, अल्फा D माइनस फ्रुक्टोज। अब इसके बाद इनका रिंग स्ट्रक्चर, तो ग्लूकोज में हेक्सागोनल रिंग बना था, यानी 5 कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, उसे फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर कहा गया था। यहां पर पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें से 1 2 3 4 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होगा। कंसेप्ट यही है। यहां इसके फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर में पेंटागोनल में ऑक्सीजन अपर टॉप मोस्ट पोजीशन पर होगा। पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाना है और कंसेप्ट सारा वही होगा, यानी कि जो राइट साइड में है वो बिलो द प्लेन होगा और जो लेफ्ट साइड में है वो एबव द प्लेन होगा। अब यहां से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन एटम आप चाहो तो लिख भी सकते हो, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, एबव द प्लेन बिलो द प्लेन, एबव द प्लेन बिलो द प्लेन। अब यहां देखो इस सेकंड पर पहले CH2OH है, तो यहां डाल दिए CH2OH, इसमें OH फिर H, और लास्ट का CH2OH हमेशा टॉप पर होगा, ये होगा। ये इसको ग्लूकोज के केस में भी हम लोग देखे थे। यहां पर OH और ये H, इसे फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसका नाम आप लिखिएगा फ्यूरानोज। थोड़ा सा बुक से भी हेल्प लेना। ये स्ट्रक्चर बना फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर। उसी तरह से इसका बनाएंगे, यहां भी वही कंसेप्ट अप्लाई होगा। पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर है, ये पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर आ गया। All atom or group present in right hand side should be placed below the plane। तो राइट हैंड साइड में इधर है CH2OH, तो पहले डाल दिए CH2OH, फिर है H, तो यहाँ H, फिर आया OH, तो यहाँ पर OH, और ये लास्ट का CH2OH है, ये हमेशा अपर पार्ट पर ही होगा CH2OH। इस साइड में H, यहाँ OH और इस जगह पर OH। तो ये बीटा फॉर्म का या फिर फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, ये अल्फा फॉर्म का, तो इनका भी आप नाम लिखोगे और प्रैक्टिस करेंगे आप कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बस इन्हीं का इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। और आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे जो एक एक स्टेप आपको बताया कि कहाँ क्या ध्यान देना है, बस उसके अनुसार से आप 1 से 2 बार में लिखोगे
बन जाएगा आपसे। लेकिन अगर आप इसको छोड़ देते, ऐसा इग्नोर कर देते, तब फिर उस कंडीशन में आपका परेशानी पड़ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पढ़ रहे थे। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड था। मोनोसैकेराइड यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। अब हम लोग आगे ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड के बारे में बात करते हैं। याद करो, ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है विच गिव 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। उसी में जो 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस, उन्हें डाइसैकेराइड कहा जाता है। और स्ट्रक्चर सिर्फ आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का ध्यान में रखो, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। इसमें जो मेन पॉइंट है उसको आप ध्यान में रखो एग्जामिनेशन के ख्याल से। बाकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर जानकारी चाहिए तो उसका आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। इनकी कंपोजिशन क्या क्या है। 3 इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट हो गया सुक्रोज। इस सुक्रोज को कॉमन शुगर भी कहा जाता है। इनके हाइड्रोलिसिस से 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज और प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अब इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाई सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। इनवर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब थोड़ा ध्यान से समझना। ग्लूकोज डेक्सोरोटेटरी यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। फ्रुक्टोज लीवोरोटेटरी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। और इनके रोटेशन को का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू दिया हुआ है, तो इनका डेक्सोरोटेशन वैल्यू के कंपैरिजन में फ्रुक्टोज का लीवोरोटेशन वैल्यू ज्यादा होता है। तो जब लीवोरोटेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लीवोरोटेशन का वैल्यू ज्यादा है, तो जाहिर सा बात है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जिस सुक्रोज का फॉर्मेशन हुआ है वो भी लीवोरोटेटरी का होना चाहिए। लेकिन यहां पर सुक्रोज डेक्सोरोटेटरी नेचर का होता है, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो चूंकि लीवोरोटेटरी की जगह पर ये डेक्सोरोटेटरी नेचर का हो गया, उल्टा हो गया, इसलिए इसे इनवर्ट शुगर कहा जाता है। अब ये उल्टा क्यों हो जाता है, वो इनके लिंकेज की वजह से। 2 मोनोसैकेराइड यूनिट या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड यूनिट, यानी एक मोनोसैकेराइड और दूसरे मोनोसैकेराइड के बीच में ऑक्साइड लिंकेज होता है, इसी को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। पूरे बायोमॉलिक्यूल्स में 2-3 लिंकेज भी आएगा। पेप्टाइड लिंकेज आएगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज आएगा और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। यह भी पूछा जाता है कि पेप्टाइड लिंकेज किनके बीच में है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किनके बीच में। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पर आता चला जाएगा। आपके पीडीएफ में भी उसको बोल्ड करके लिखे हैं, आप अंडरलाइन करके आप लिखिएगा उसको। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ा होता है और इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि लीवोरोटेशन होते हुए भी सुक्रोज डेक्सोरोटेटरी नेचर का होता है, इसलिए इन्हें इनवर्ट शुगर कहा जाता है। दूसरा माल्टोज होता है। माल्टोज भी डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल में आते हैं और ये माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और एक और डाइसैकेराइड है जिन्हें लैक्टोज कहा जाता है, ये मिल्क में पाया जाता है और इनके हाइड्रोलिसिस से एक गैलेक्टोज का फॉर्मेशन होता है और दूसरा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो आपको यही मेन पॉइंट ध्यान में रखना है कि इनके कौन कौन से मोनोसैकेराइड कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं और इनके हाइड्रोलिसिस से किनका फॉर्मेशन होता है, तो नोट कर लीजिएगा, जो पीडीएफ में दिया उसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करते हैं। पॉलीसैकेराइड कहा जाता है द कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। क्योंकि 2 to 10 यूनिट्स जो देते हैं उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। तो जो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करेंगे उन्हें हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इस पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले हम लोग स्टार्च के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्च ये पॉलीसैकेराइड है और इनके हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस आप याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। अब अल्फा भी आपको समझ में आ रहा है कि अल्फा क्यों लिखा गया है।
एनोमेरिक कार्बन एटम पर यानी कि फर्स्ट कार्बन एटम पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है, इसके अनुसार से हम लोग अल्फा और बीटा टर्म यूज करते हैं। फिर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का है और इनके जो पॉलीमर्स बनते हैं वो दो अलग अलग तरह के पॉलीमेरिक चेन के मिलने से बना है। एक को एमाइलोज कहा जाता है और दूसरे को एमाइलोपेक्टिन कहते हैं। एमाइलोज और दूसरा एमाइलोपेक्टिन, ये दोनों पॉलीमर्स ही हैं और ये दोनों एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। ये स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। स्टार्च का फॉर्मेशन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान करता है और उनके बॉडी में जो फूड स्टोर्ड होता है वो स्टार्च होता है, यानी कि स्टार्च के फॉर्म में प्लांट फूड को स्टोर करता है। एमाइलोज ये अनब्रांड चेन है, इनका पॉलीमर ये अनब्रांड फॉर्म में होता है और ये सॉल्युबल होता है वाटर में। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इसी का ठीक उल्टा ये ब्रांड चेन पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो अगर डिफरेंस पूछा जाए कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या है, तो यहां से ये दो पॉइंट निकल करके आ सकता है, ये स्टार्च से रिलेटेड था। तो चूंकि अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट के कॉम्बिनेशन से बना है तो अगर इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये उसी का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में भी आप जानते होंगे कि सेलुलोज प्लांट सेल का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स थे। इस सेलुलोज का डाइजेशन हम ह्यूमन बींग्स के बॉडी में नहीं होता है, एनिमल्स के बॉडी में होता है। जानवर जो घास खाते हैं तो घास खाते हैं तो सेलुलोज को ही वो डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में नहीं होता है क्योंकि इसे डाइजेस्ट करने के लिए जो ऑर्गन है अपेंडिक्स, वो हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में। वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि जो बॉडी में तो अवेलेबल है बट वो फंक्शन नहीं करता है। तो इसलिए अगर हम लोग सेलुलोज लेते हैं तो वो रफेज का काम करता है, यानी वो हमारे इंटेस्टाइन को साफ करता है, कब्जियत से आराम होता है, कब्जियत को रिमूव करता है, बट डाइजेस्ट होकर के वो आपके बॉडी को एनर्जी नहीं देता है। सेलुलोज का अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इट गिव लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ये पॉलीमर है और ये बीटा डी ग्लूकोज का है, यानी कि स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का हो गया और सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का हो गया। ये पॉलीमेरिक चेन के फॉर्म में होते हैं। बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वहां पर ये दिया हुआ रहेगा। जैसे ये दो अलग अलग तरह के पॉलीमर्स थे, ये एक ही तरह के होते हैं, लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन ये करता है। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट है, इन्हें ग्लाइकोजेन कहा जाता है। ग्लाइकोजेन जिस तरह से प्लांट्स के बॉडी में स्टार्च स्टोर्ड होता है, यानी कि प्लांट्स का फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, उसी तरह से एनिमल बॉडी में भी फूड स्टोर होता है और वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है, यानी कि ग्लाइकोजेन के फॉर्म में वो स्टोर होता है। इसीलिए ग्लाइकोजेन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ये ईस्ट में भी पाए जाते हैं, फंजाई में भी पाए जाते हैं और ये भी पॉलीमेरिक चेन है ग्लूकोज के। तो बस इतना ही याद रखना है इसमें। ये कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन आज यहाँ हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में बाकी का जो भी पोर्शन है वो थ्योरेटिकल ही है, यानी कि 2 से 3 क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, विटामिन इस बार सिलेबस से हटा दिया लेकिन उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स ऑलरेडी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा उसके पार्ट को हम रिवाइंड करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ कहाँ पर क्या है उस तरीके से। तो अगले क्लास के लिए थोड़ा सा रीडिंग डाल करके रखोगे। आज से यहीं तक, थैंक यू।